इस शीतला मंदिर पारा के निवासियों ने लामबंद होके, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लामबंद होके इलाके के मानिंद बदमाश सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिक को मार डाला। रात सर वो सबको मारता पीटता था, किसी को भी मार देता था, फेरी वाले भी कर देता था और किसी भी छेड़ देता था सर, मार के चाकू को मार के भाग जाता था। थानेदार को और पुलिस वालों को कहा कि हमने सुरेंद्र विश्वकर्मा को मार दिया है। जितने भी लोग थाने पहुंचे थे उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा था कि हमने नहीं मारा है, सब ने कहा कि हमने मारा है। जेल थाना आता था, थाना से छूट जाता था, फिर जाके अपना रंगदारी दिखाता था कि बोलता मैं थाना में जेल से छूट गया, ये कर क्या, परसों नरसों के दिन छूटा था वो। उसके आने से सर बस्ती में जैसे घुसता था सबका गेट दुकान सब बंद हो जाते थे। वो किसी को भी डरा धमका के पैसा मोबाइल छीन लेना, लड़ाई ज़बरदस्ती लड़ाई करना, मारपीट करना सर। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर ही उसकी बॉडी मिली थी, उस व्यक्ति की जिसकी शोहरत, जो उसका इतिहास है इतना आपराधिक था कि पूरी की पूरी बस्ती लामबंद हो गई और बस्ती ने उसको घेर कर मारा, पीट दिया। और जिसके हाथ में जो मिला उससे उसको पीटा गया। तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। कौन मारा तेरे को? बात कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के पुराने भिलाई थाना क्षेत्र में एक इलाका है हथखोज। हथखोज जो बस्ती है वो श्रमिकों की बस्ती है। श्रमिकों की बस्ती में एक टोला है, एक पारा है, उसका नाम है शीतला मंदिर पारा। इस शीतला मंदिर पारा के निवासियों ने लामबंद होके, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लामबंद होके इलाके के मानिंद बदमाश सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिक को मार डाला। मसला यही नहीं थमा। ये जो ग्रामीण थे, ये जो पारे मोहल्ले टोले के लोग थे, जो मूलतः श्रमिक थे, ये सब के सब एक ट्रक में सवार होकर थाने पहुंचे। और थाना पहुंचने के बाद उन्होंने थानेदार को और पुलिस वालों को कहा कि हमने सुरेंद्र विश्वकर्मा को मार दिया है। जितने भी लोग थाने पहुंचे थे उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा था कि हमने नहीं मारा है, सब ने कहा कि हमने मारा है। अभी जब आप ये खबर देख रहे हैं तो वो जो लोग थे, जो भी आरोपी थे, जिनकी पुलिस तस्दीक करती रही और उनकी भूमिका को तलाश करती रही, उनको अब जेल भेज रही है। लेकिन ये मसला क्या है, ये किस्सा क्या है और क्यों एक दुर्दांत अपराधी को बस्ती के लोगों ने उतने ही दुर्दांत तरीके से मारा जैसी उसकी दहशत थी, यही वो किस्सा बताने आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। किस्सा सुरेंद्र विश्वकर्मा का, किस्सा आशिक की नृशंस हत्या का। सुरेंद्र विश्वकर्मा को यानी सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिक को मारने के बाद भीड़ एक ट्रक में बैठी और ट्रक में बैठने के बाद सीधे थाने गई। वही भीड़ जो उस हत्या में शामिल थी। रात को करीब 12 बजे के आसपास ये भीड़ थाने पहुंची और इस भीड़ ने एक सुर से एक ही बात कही कि आशिक को हमने मार दिया है। सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिक कोई अनजाना नाम नहीं था, क्योंकि पुलिस के हिस्ट्री में, पुलिस के रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर था। 17 मामले उस पर दर्ज थे। कोई भी मामला सामान्य नहीं था, सारे मामलों में धाराएं हीनियस ऑफेंस की थी, गंभीर धाराएं थी। इसलिए पुलिस मुकम्मल जानती थी कि ये बंदा कौन है। और जब सुरेंद्र विश्वकर्मा और आशिक की मौत की खबर आई सामने और जब भीड़ सामने आकर कहने लगी कि हमने मारा है, तो पुलिस ने उन सभी को अपने कस्टडी में लिया और उसके बाद घटनास्थल के लिए रवाना हुई। वो समूह, वो बस्ती के लोग जो मूलतः श्रमिक हैं और अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं, हमने कोशिश की कि उनमें से कुछ लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या हुआ था। ऐसी कौन सी नाराज़गी, इतना गुस्से का कौन सा चरम कि भीड़ ही हमला कर दे, भीड़ ही मार दे। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, इसको जानने समझने की हमने कोशिश की थी। हमने 3 लोगों से बात की। देखिए बारी बारी से वो लोग क्या बता रहे हैं। सारे लोग नाराज क्यों थे? नाराज सर वो सबको मारता पीटता था, किसी को भी मार देता था, फेरी वाले भी कर देता था और किसी भी छेड़ देता था सर, मार के चाकू को मार के भाग जाता था। और जैसे कोई उसके खिलाफ अगर पुलिस में बोल दिया तो वो उसको सीधा मतलब बाद में मारता था सर। उसको कोई भी बोला मतलब उसको मारेगा वो। महिलाओं से बदतमीजी भी करता था? जी सर, करता था।
तो मोहल्ले में मतलब क्या पूरी बस्ती में डर था उसके खिलाफ? जी सर, सब डरते थे उससे सर। लोग वो आता था सर, भागने लग जाते थे। पुलिस से मदद? कह नहीं सकते सर, वो तो गालियाँ देता था सर कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अच्छा, पूरा बस्ती लामबंद होके मारा, कारण क्या था? पूरी बस्ती को शामिल हो गई? बस्ती सर इसलिए शामिल हो गई कि सब नाराज़ थे सर, सब उससे नाराज़ थे, सब आके फिर मार दिए सर उसको। सब लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ सर, मारपीट हुआ है और काफ़ी लोग गुस्से में थे, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा मार किस लगे। चीज से मारे? जिसके हाथ जो आया उससे मारा? हाँ सर, डंडा वंडा से मारे हैं सर। तो ये बताइए कि उसको मारे कैसे, मतलब मारने का घटनाक्रम कैसे हुआ? कैसे लोग आए, कैसे भीड़ आई, कैसे मारे, वो बताओ। मारने का घटना ये था सर जी के कल हम लोग खड़े थे वहाँ पे मैदान में, है ना। उसके बाद वो थोड़ा बातचीत हो गया था परसों का दिन, उसका कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए, है ना, वहाँ पे बुलाए थे। बुलाने के बाद वो हुआ क्या, ये बोला कि दारू मंगाओगे तो मैं आऊँगा। चल ठीक है भाई, 200 रुपये की दारू मंगा देते। एक बियर एक गोवा का क्वार्टर मंगाए इसके लिए। इसके बाद इन लोग पिए, 3 आदमी थे। 3 आदमी पीने के बाद फिर वो बातचीत हो गया था अपना। हम लोग जा रहे थे खाना खाने। खाना खाने के बाद जाने के बाद इन लोग तब फिर अचानक से फिर झगड़ा झगड़ा चालू कर दिया। अच्छा, वो ऐसा क्या करता था कि पूरी पब्लिक नाराज थी? वो क्या करता था साहब, देख, जेल थाना आता था, थाना से छूट जाता था, फिर जाके अपना रंगदारी दिखाता था कि बोलता मैं थाना में जेल से छूट गया, ये करके। परसों नरसों के दिन छूटा था वो, 3-4 दिन पहले, तो बोलता मैं जेल से छूट के आ गया हूँ, ऐसा है वैसा है। वो रंगदारी दिखाता था। भाई सब कमाने खाने वाला आदमी वहाँ, परिवार वाले आदमी, इससे लगते नहीं थे। ये क्या है, एक बैग रखता था काला कलर की, उसमें रखता था चाकू वगैरह, और ज़्यादा इससे बात करो तो गप गप दे देता था। बस्ती वाले लोग पूरी दहशत में। उसके आने से सर बस्ती में जैसे घुसता था, सबका गेट दुकान सब बंद हो जाते थे। तो क्या करता था ऐसा? वो किसी को भी डरा धमका के पैसा मोबाइल छीन लेना, लड़ाई ज़बरदस्ती लड़ाई करना, मारपीट करना सर। कि आप लोग मेरे नाम से कंप्लेन किए हो क्या थाने में? मेरे को थाने से खबर मिला है। मैं बोला हम लोग तो नहीं किए हैं, हम लोग नहीं किए हैं, कोई कंप्लेन नहीं किए हैं। करना रहता था हम शनिवार को कर लेते हैं आपके बारे में कंप्लेन, हम लोग कोई नहीं कंप्लेन किए हैं। तो मेरे को बोला नहीं, मैं अभी थाना से आ रहा हूँ, मैं थाना से पार्टी वार्टी मना के आ रहा हूँ, मेरे को दारू पिलाए थाना वाले लोग, ये सब कुछ किए हैं करके। मैं बोला हो सकता है भाई, तो बड़ा आदमी है तो पिलाए होंगे, हमको उतनी हमारी पावर नहीं है। बस उसके बाद मेरा फ़ोन काट दिया सर। तीनों लोग वही 3 लोग जो उस 20-25 की संख्या समूह का एक हिस्सा हैं, जो ये बता रहे हैं कि आखिरकार हत्या क्यों हुई। सभी के पास एक समान चीज़ है। समान चीज़ ये है कि वो श्रमिकों की बस्ती थी, वो खुद श्रमिक हैं, और सुरेंद्र विश्वकर्मा और उपाशिक जो हिस्ट्री शीटर था, वो बस्ती को सामान्य जीवन जीने ही नहीं दे रहा था। कभी शराब के लिए पैसा मांगना, ना देने पे मार देना, महिलाओं से बदसलूकी करना। बताते हैं उसका आतंक ऐसा था कि यदि किसी ने थाने में शिकायत कर दी या थाने को सूचना दे दी तो वो उसकी वो गत बनाता था कि उसको मोहल्ला छोड़ना पड़ जाए। आपने सुना कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब वो आता था बस्ती के भीतर तो बस्ती के खुले दरवाजे बंद हो जाते थे। अगर कोई दुकान खुली है बस्ती में तो शटर गिर जाता था। ऐसा खौफ था उसका। खौफ इसलिए भी और बढ़ते चला गया कि जिसने विरोध की कोशिश की वो उसको पीटता था, उसको मारता था, और सिर्फ उस घर के पुरुष सदस्य के साथ उसकी बदसलूकी नहीं होती थी। आरोप ये है कि वो महिलाओं से भी बदसलूकी करता था, बदतमीजी करता था। नतीजतन हत्या हुई। जहाँ हत्या हुई, जहाँ का एक घटनाक्रम था, हम वहाँ भी गए। देखिए, हथखोज का ये वही मैदान है, इसको शीतलापारा मैदान बोलते हैं। हमारे ठीक पीछे ये एक मंदिर है, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर ही उसकी बॉडी मिली थी, उस व्यक्ति की जिसकी शोहरत, जिसकी जो उसका इतिहास है इतना आपराधिक था
कि पूरी की पूरी बस्ती लामबंद हो गई और बस्ती ने उसको घेर कर मारा, पीट दिया। बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और कुछ चप्पल वगैरह वहाँ उसके फेंकाए हुए थे। आसपास इस जगह पूरे जगहों पे डंडे थे। पुलिस जब सुबह आई है और रात को भी जब पहुँची थी तो उसको ले गई, जब वो घायल था। यहाँ डंडे और बाकी जो हथियार मिले उनको लेके गई। और जो बस्ती है, जिस बस्ती के लोग अजीज़ होके, नाराज़ होके पहुँचे थे मारने, वो बस्ती ठीक पीछे की ओर है। वहाँ से वो सारे लोग लामबंद होकर आए और उसके बाद उन्होंने इसको मारा। पुलिस का रिकॉर्ड ये कहता है कि 2020 में पहला अपराध दर्ज हुआ था, यानी जो क्राइम नंबर था वो था 194/2020, 194/2020। और दूसरा जो आखिरी अपराध था, लगातार अपराध दर्ज होते रहे, 17 अपराध दर्ज हुए हैं। आखिरी अपराध दर्ज हुआ 84/24 और ये दर्ज हुआ था अगस्त में। सितंबर में वो जमानत पर आया था और जमानत पे आने के बाद उसके उत्पात फिर शुरू हो गए। घटना के 2 दिन पहले, यानी हत्या होने के 2 दिन पहले, उसने फिर से वही हरकतें शुरू की। मोहल्ले के लोगों को परेशान करना शुरू किया, लोगों को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। शराब के लिए पैसे मांगने की बात हो या मोहल्ले की महिलाओं को छेड़ने और बदसलूकी करने की बात, वो सारी हरकतें फिर से शुरू हुईं। और इस बार मामला जो कुछ था, ऐसा लगा कि जैसे पानी नाक के ऊपर आ रहा है। लोग लामबंद हुए और पीटना शुरू किया। जिसके हाथ जो आया उसने उस हाथ से, उस हथियार से पीटा और उसकी मौत हो गई। तो एक अपराध का एक अंत है। हर अपराध का अंत कमोबेश ऐसे ही होता है। दुर्दांत तरीके से अगर अंत हो जाए तो घटनाएं ज़्यादा चर्चित हो जाती हैं, सामान्य तरीके से अंत हो तो शायद कम चर्चित होती हैं। तो एक बस्ती पूरी की पूरी लामबंद होकर मारती है। मारने के बाद जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि बस्ती का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो थाने नहीं पहुंचा और जिसने ये नहीं कहा कि साहब हमने मारा है उसको। यानी एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति कह रहा है कि वो मारा पीटा हमने है, अगर वो मौत हो गई तो जवाबदेह हम हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता कि इतनी उद्वेलित भावनाएं हों, लोग इतने गुस्साए हुए हों कि किसी को ये परवाह ना हो कि हत्या होने के बाद उसकी सज़ा क्या होगी। वो उस हत्या के घोषित तौर पे सहभागी बनने को तैयार हैं। तो एक घटनाक्रम यही आपको बता रहा था। आगे जो कुछ और है वो आपको बताते चलूँगा। सुरेंद्र विश्वकर्मा और आशिक की हत्या, अगर हम ये कहें कि होनी ही थी, अगर वो रविवार की रात न होती तो शायद किसी और दिन होती, मगर होती तब जबकि वो फिर से बस्ती को छेड़ता, बस्ती को परेशान करता, किसी भी व्यक्ति को। रविवार की शाम बस्ती का एक बाशिंदा है प्रमोद, वो लौट रहे थे बस्ती में, अपने घर की ओर जा रहे थे। सुरेंद्र विश्वकर्मा और आशिक ने उनको रोका और कहा कि मुझे शराब पीना है, पैसे दो। प्रमोद के पास पैसे नहीं थे। प्रमोद ने मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने, सुरेंद्र ने पीटा उनको और बेतहाशा पीटा। किसी तरीके से प्रमोद भाग निकले वहाँ से और प्रमोद बस्ती के अंदर गए। इधर सुरेंद्र अपने साथियों के साथ जो मैदान है, जो उसका अड्डा हुआ करता था, वहाँ पर आकर बैठ गया। प्रमोद की पिटाई हुई। बस्ती का आक्रोश जो पहले से ही चरम पे था वो और बढ़ा, लेकिन प्रमोद की ओर से कोशिश हुई कि भाई न शिकायत करना चाहता हूँ, न लड़ना चाहता हूँ, शांति हो जाए, मुझे नहीं मार खाना है फिर से। तो प्रमोद के साथी हैं बहादुर और रामायण, ये इन दोनों के साथ फिर से वहीं पहुंचा। और जो रामायण थे उनकी बातचीत कभी कभार सुरेंद्र से होती थी, सुरेंद्र विश्वकर्मा से। तो रामायण ने सुरेंद्र से कहा कि आपको शराब के लिए पैसा चाहिए था, ये पैसा है, आप पैसा रखिए, मगर ये जो बार बार आप मारपीट करते हैं, मारपीट मत करिए। तो सुरेंद्र ने उनको बैठा लिया, तीनों को, कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। शराब मंगाई, शराब पी गई। शराब पीने के बाद अचानक सुरेंद्र ने कहा कि ऐसा है कि मैं तो प्रमोद को मारूंगा, अभी तो कम मारा है, अभी फिर मारूंगा। तो इस पर रामायण और उनके साथी बहादुर ने आपत्ति की कि भाई सीधा साधा आदमी है, बल्कि मोहल्ले का, बस्ती का हर व्यक्ति सीधा साधा है, आप मारपीट क्यों करते रहते हैं? और अभी यही तो आपको समझा रहे थे कि मारपीट मत करिए, मगर आप फिर कह रहे हैं मारपीट करूंगा। मगर सुरेंद्र विश्वकर्मा माना नहीं और वो कहता रहा। और उसने कहा कि अभी इस जगह पे, मोहल्ले में एक जगह दशगात्र है, उस दशगात्र के दिन मैं इसको मारूंगा।
तो जब ये बात बढ़ने लगी तो ये तीनों लोग यानी प्रमोद, रामायण और बहादुर वापस लौटने लगे। जब वापस लौटने लगे तो अचानक सुरेंद्र विश्वकर्मा ने किसी लोहे की चीज़ से, कहते हैं तलवार था या कुछ था, उससे मारने की कोशिश की बहादुर को, जो सबसे पीछे थे। मगर वो इसके पहले कि मार पाता, रामायण अचानक उसी वक्त मुड़ के देख लिया था कि सुरेंद्र मार रहा है और उसने ढकेला बहादुर को, और उसके बाद गुत्थम गुत्था हो गए दोनों पक्ष। यानी ये तीन लोग जो बस्ती के थे, जो समझाइश के लिए गए थे, और वो लोग जो सुरेंद्र के साथ थे, जिनकी संख्या अलग अलग लोग बताते हैं, कुछ कहते हैं 10 थे, कुछ कहते हैं 6 थे, कुछ अलग अलग संख्या है, मगर ये गुत्थम गुत्था हो गए। जब गुत्थम गुत्था होने लगे तो हल्ला होने लगा, और जब हल्ला होने लगा तो अचानक रामायण और बहादुर और प्रमोद यानी तीनों के ही जो परिवार वाले थे और जो बाकी बस्ती वाले थे, जब उनको ये हल्ला सुनाई दिया तो ये सारी बस्ती उमड़ गई बाहर, उसी मैदान पे आ गई, और जिसके हाथ में जो मिला उससे उसको पीटा गया। तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। ये सुनिश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि भीड़ ने मारने के इरादे से ही मारा, लेकिन जब भीड़ मारती है तो अगला मर जाएगा कि जिंदा रह जाएगा ये कहाँ पता रहता है। भीड़ ने मारा, और मारने के बाद पूरी भीड़ एक ट्रक में सवार हुई और थाने पहुंच गई। जो कि थाने में हुआ, जो लोग थाने में हाजिर हुए, जिन्होंने बताया कि हमने हत्या की है, उनमें से 3 लोग की बातचीत मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अब इन सब के साथ पूछताछ जारी है, इन सब की भूमिकाएं तय हो रही हैं, क्योंकि कई लोग भावावेश में पहुंचे थाने। मगर इस पूरे घटनाक्रम के साथ पुलिस के पास जो रिकॉर्ड है सुरेंद्र विश्वकर्मा का, बहुत गौरतलब है। देखिए जरा उसको। 2020 से 2024 के बीच में पुरानी भिलाई थाने में 17 मामले दर्ज हुए थे सुरेंद्र विश्वकर्मा और उपाशिक के खिलाफ, और बस्ती के लोग जिन्होंने लामबंद होकर मारा, उनको कोई बहुत विशेष पछतावा नहीं है, बल्कि राहत है, और इसे वो छुपा भी नहीं रहे। उनके हाथों अपराध हुआ है, इसका एक दुख है, मगर वो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि बस्ती का हर व्यक्ति जो थाने पहुंचा, उसने हिस्सेदारी मांग ली। कहता है कि हत्या तो हम भी किए हैं, हमने मारा है। तो पुलिस अभी उनकी भूमिकाओं की जांच कर रही है कि किसकी भूमिका कितनी है, क्या वाकई ये 26, 30, 35 हैं या इनकी संख्या कम हो सकती है। एक दुर्दांत अपराधी की दुर्दांत तरीके से मौत, और मौत के बाद जो बस्ती के लोगों की भावाभिव्यक्ति है, जो जारी है, निरंतर दृढ़ता के साथ जारी है, वो अपनी जगह है। मगर इसी के साथ, जबकि मैं इस खबर को समाप्त ही करने वाला था, एक्स यानी जो पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर एक पोस्ट आया है। पाटन के विधायक भूपेश बघेल जी का पोस्ट है वो, और वो बता रहे हैं कि भिलाई 3 की घटना चिंता पैदा करने वाली है। ये लिखा है उन्होंने लिखा कि एक युवक को लोगों की भीड़ ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। युवक की पृष्ठभूमि चाहे जो हो, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। जब जनता को कानून अपने हाथ में लेना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार और पुलिस से उसका भरोसा उठ चुका है। पाटन के विधायक ये लिखते हैं आगे कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। भूपेश बघेल साहब का जो ये पोस्ट है वो उपलब्ध है एक्स पे, कोई भी देख सकता है। बहरहाल जो घटनाक्रम था, जो सब कुछ हुआ, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी और जिस तरीके से घटना घटी, वो सूचना देना, वो जानकारी देना आपको ज़रूरी था, और वही बताने में आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।